चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका आकलन, मापन और मूल्यांकन। ये जो टॉपिक है ये आपको DSSB में, रीट में, सीटेट में, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है सब में आपको ये देखने को मिलता है। और यह सिर्फ एक CDP नहीं है, एक सब्जेक्टली टॉपिक है जो आपको SST में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, हर एरिया में आपको CDP में जो आपका होता है टीचिंग में आपको देखने को मिलेगा। जहां भी आपका ये टीचिंग का एग्जाम होगा वहां पे आपको आकलन, मापन और मूल्यांकन देखने को मिलेगा ही। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है आकलन, मापन और मूल्यांकन। असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे 3 है, जिसमें है आकलन, मापन और मूल्यांकन। तो देखिए आपको इसमें जो है मेन आकलन प्लस में मापन इज इक्वल टू मूल्यांकन। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं MAE। तो देखिए जैसे किसी भी बच्चे को हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसका जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब जब हम उसको पढ़ाते समय हम जब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है आकलन। मतलब पढ़ाते टाइम हम उसको देखते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, वो हो गया हमारा आकलन। लेकिन जब हम एक एग्जाम लेते हैं लास्ट में, जैसे देखते हैं कि साल में एक लास्ट एग्जाम, फाइनल टर्म का एग्जाम होता है और उसके बाद जो हम रिजल्ट देते हैं बच्चे को कि वो पास हुआ कि फेल, तो वो हमारा कहलाता है मूल्यांकन। और जब हम बीच में एग्जाम लेते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म होता है, यूनिट टेस्ट होता है, तो वो हमारा आ जाता है मापन, कि हम देखते हैं कि बच्चे को मापते हैं कि बच्चे को जो हमने सिखाया वो कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। तो इसका बहुत एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको आज हम शॉर्ट में देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। आज जो है इन तीनों में से हम सबसे पहले मूल्यांकन को उठाते हैं, मूल्यांकन को समझने की कोशिश करते हैं। मूल्यांकन के अंदर ही आपका आकलन और मापन में आता है। तो पहले हम मूल्यांकन देखते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी सब देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, मूल्यांकन जो है आज हम मूल्यांकन के गुण या विशेषताएं देखते हैं। मूल्यांकन के गुण या फिर विशेषताएं। इसको आप फीचर या कैरेक्टर बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, इसके जो हैं वो 6 स्टेप हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं और वो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं।
गुण में वैधता, वैधता जिसे हम रिलायबिलिटी बोलते हैं, सॉरी वैलिडिटी बोलते हैं। वैधता मतलब कि जो चीज जिसके लिए बनी है उसके लिए ही वो वैध है। जैसे कि आप एग्जांपल्स पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बुक्स पढ़िए, ये आपका रीड के लिए है, तो वो एग्जाम वो जो बुक है वो आपके लिए रीड के लिए ही वैलिड है। आप उसको DSSB में या KVS में नहीं पढ़ेंगे। या फिर मैंने आपको बोला कि ये दवाई लीजिए, ये दवाई आपको बुखार में इसका फायदा मिलेगा, पैरासीटामोल, तो वो बुखार में ही फायदा मिलेगा। आप उस दवाई को किसी और के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते कि किसी और, जैसे आपके बॉडी में पेन है या फिर मान लीजिए आपके गले में दर्द है, तो उसके लिए आप वो नहीं खा सकते। मतलब जो चीज जिसके लिए बनी है, जो चीज जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है, वही चीज उसके लिए ही वैलिड होगी। जैसे इसमें जो होता है वैधता में, इसमें नियम होता है, रूल होता है, रूल, वैलिडिटी, वैलिड, मान्य। जैसे जो चीज जिसके लिए मान्य है वह उसी के लिए ही होगा। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा ये जो कोर्स है ये आपका टीचिंग एग्जाम के लिए है। जैसे मेरा ये जो CDP है वो सारे टीचिंग एग्जाम में यूजफुल है, तो ये सारे ये जो मेरा कोर्स है वो सिर्फ टीचिंग एग्जाम में ही यूजफुल होगा, वो आपके बैंकिंग में या SSC में या फिर और किसी एग्जाम में यूजफुल नहीं है। तो मतलब जो चीज जिसके लिए वैलिड है, जो चीज जिसके लिए बनी है, जो नियम जिसके लिए बने हैं उसके लिए ही मान्य होंगे, उसके लिए ही वैलिडिटी होगी। जैसे घर में अगर सोफा है तो सोफा बैठने के लिए वैलिडिटी है कि उस पर बैठ सकते हैं, उस पर बैठ के खा नहीं सकते, खाने के लिए आपका डाइनिंग टेबल होता है। या फिर आप मान लीजिए आपका स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल पे आप बैठ के स्टडी करते हैं, वहां पे आप सो नहीं सकते। मतलब जो चीज जिसके लिए वैलिड है, जैसे हम घर में कोई भी चीज उधर फेंक देते हैं तो मम्मी बोलती है ये चीज यहाँ रखने की जगह है, मतलब वो चीज जहाँ रखने की जिसकी जो जगह है वो चीज उसी के लिए ही वैलिडिटी है, उसके लिए ही मान्य है। तो ऐसा ही एग्जाम में है कि अगर आप देखेंगे कि जो एग्जाम जिसके लिए लिया जाए, जैसे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है रीट के लिए या CTET के लिए, तो वो CTET के लिए ही वैलिड हो और किसी चीज के लिए नहीं है। तो वैलिडिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे हमारा सेकंड है विश्वसनीयता, जिसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। इसमें होता है कि जैसे विश्वसनीयता मतलब कोई चीज है उसको अगर आप बार बार कर रहे हैं किसी भी चीज को और सेम परिणाम मिल रहा है, तो आपका उस चीज के लिए क्या होगा, वो आपके लिए उस चीज के लिए विश्वास हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगी। मान लीजिए किसी एग्जाम, किसी बच्चे का 100 में से 95 मार्क्स आया और टीचर को डाउट हुआ कि जरूर इस बच्चे के मतलब मार्क्स में गड़बड़ है, फिर बच्चे का दोबारा एग्जाम लिया गया और फिर बच्चे का वही 95, 94 आया, तो मतलब उसके मार्क्स में क्या है, विश्वसनीयता है। मतलब उसने जो एग्जाम दिया है वो क्या है, वो उसके रिलायबिलिटी है, मतलब उसने जो दिया वो उसका सही है। तो अगर किसी भी चीज का अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो एक नहीं तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से बार बार अगर आप उस चीज का परीक्षा लेते हैं और सेम रिजल्ट मिलता है, सेम परिणाम मिलता है, तो वो हो गई उस चीज के लिए विश्वसनीयता। तो इसमें जो होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि किसी बच्चे का एक बार एग्जाम लिया गया लेकिन उसका दोबारा एग्जाम लिया गया तो उसके सेम मार्क्स आए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वैलिडिटी कहलाएगा, रिलायबिलिटी कहलाएगा, ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगा। तो उसमें ये आपका हो जाएगा रिलायबिलिटी, मतलब जब सेम परिणाम आए तो वो आपका रिलायबिलिटी कहलाएगा। सेम रिजल्ट आए तो वो आपका रिलायबिलिटी कहलाएगा। जैसे किसी बच्चे का क्या हुआ, किसी बच्चे को जैसे हो गया कि कोई बच्चा CTET दे रहा है, वो बार बार दे रहा है लेकिन उसका पास नहीं हो रहा है या उसका क्लियर नहीं हो रहा है,
तो उसको उसके एक फ्रेंड ने एक टीचर को नंबर सजेस्ट किया कि तुम इस टीचर से पढ़ो। उस बच्चे ने इस टीचर से पढ़ा और उसके बाद क्या हुआ, उसका सीटेट अच्छे नंबर से क्रैक हो गया। तो उसका जो है उस टीचर से पढ़ाया हुआ जो है वो उसके लिए क्या हो गया, उसका उस टीचर पर विश्वास हो गया कि नहीं टीचर अच्छा पढ़ाते, इससे मेरा क्लियर हो गया। तो वो कोई भी एग्जाम का जो टीचिंग में जाएगा तो वो पहले उस टीचर के पास जाएगा। तो मतलब आपका विश्वास हो जाना कि उस चीज से करने से आपका वो चीज अच्छा हुआ। जैसे आपको कोई बच्चा है घर में, हमारे कोई पेरेंट्स हैं, कोई है बीमार हुआ लेकिन बार बार कोई भी दवाई खा रहे हैं उस पर कोई असर नहीं हो रहा, फिर किसी और डॉक्टर के पास जाता है, उसकी दवाई से वो ठीक हो जाता है। वो दवाई और वो डॉक्टर जो है उसके लिए क्या हो गए, विश्वसनीयता हो गए, उनके लिए रिलायबिलिटी हो गई। मतलब अगर आपका बार बार किसी चीज पे सेम रिजल्ट आए तो वो चीज क्या हो जाता है, आपके लिए विश्वसनीयता हो जाता है। थर्ड नंबर जो है हमारा वो है मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य जिसको आप ऑब्जेक्टिविटी भी बोलते हैं, या फिर वस्तुनिष्ठ भी बोलते हैं। मतलब जो हमारा मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य कि यही होना चाहिए कि हम जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे उस बच्चे के सभी बच्चों के लिए वो बेनिफिट हो। जो भी मूल्यांकन हो रहा है वो सब बच्चों के लिए इक्वल हो। जो भी हमारा एग्जाम होगा वो सब बच्चों के लिए इक्वल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें होशियार बच्चों के लिए कुछ अलग एग्जाम होगा, डम बच्चों के लिए कुछ अलग होगा, मंदबुद्धि बच्चों के लिए कुछ अलग होगा, सामान्य नहीं। कोई भी एग्जाम होता है वो तो पूरा मॉडरेट होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ थोड़े टफ होते हैं, कुछ मीडियम साइज के मीडियम होते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम हो तो उसमें मतलब मॉडरेट हो। तो ऑब्जेक्टिविटी हमारा जो उद्देश्य होता है वो सभी बच्चों के लिए इक्वल हो। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है व्यापकता। व्यापकता को आप कॉम्प्रिहेंसिव मतलब किसी भी चीज को गहन से पढ़ना। मतलब जैसे हमने कोई भी चीज बच्चे को पढ़ाया तो उसके बारे में बच्चे को गहन से पढ़ना, डीपली पढ़ना, पूरा अच्छे से नॉलेज लेना, वो कहलाता है आपका व्यापकता। एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना, लिंक कर कर पढ़ाना, वो आपका कहलाता है व्यापकता। उसके बाद जो हमारा पांचवा टॉपिक है पांचवा जो पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट आपका कहलाता है उपयोगिता। यूजफुल मतलब अगर हम बच्चे का वो ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके क्या यूजफुल है। मतलब कुछ भी हम ऐसे उठा के बच्चे से नहीं पूछ लेंगे, कुछ भी ऐसे ही बच्चे का इवेल्युएशन नहीं करेंगे। मतलब जो भी हम बच्चे का इवेल्युएशन कर रहे हैं, जो भी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका हुआ यूज हो, उसको भविष्य में उसका फायदा मिले, भविष्य में उसके काम आए। तो कोई भी बच्चे का इवेल्युएशन होता है तो वो यूजफुल होना चाहिए, मतलब उसका उपयोग होना चाहिए, बच्चा उसका इन फ्यूचर में उपयोग करे। और उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो है आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब डिफरेंशिएशन। मतलब जो भी बच्चे का मूल्यांकन किया जाए उसमें बच्चा डिफरेंशिएशन कर पाए, जो भी उसका रिजल्ट आया कि कौन सा रिजल्ट अच्छा है, कौन सा रिजल्ट खराब है, इसका क्या मतलब फायदा हुआ इस इवेल्युएशन का, कितना नुकसान हुआ। नुकसान तो इसमें होगा नहीं, मतलब कितना बच्चा अच्छा कर पाया, कितना नहीं कर पाया, यह इसका अपना बच्चा क्या कर पाता, विभेदीकरण कर पाए, दो अलग अलग चीजों को बच्चा जोड़ पाए। तो इसी को आप प्रैक्टिकली भी कहते हैं। तो जैसे आपका विभेदीकरण हुआ
तो इसमें जो मेन है आपके, मैंने बताया कि इसके जो 6 आपके गुण है आकलन मूल्यांकन के, जिसमें आपका पहला है वैधता, दूसरा है आपका विश्वसनीयता, तीसरा हो गया आपका वस्तुनिष्ठ उद्देश्य, चौथा हो गया आपका व्यापकता, पांचवा आपका उपयोगिता एंड छठा आपका हो गया विभेदीकरण। जिसे आपने देखा, इसको आप एक शॉर्ट नेम में भी याद कर सकते हैं, वो शॉर्ट हो जाता है आपका ORVCUND। ये आपका शॉर्ट फुल फॉर्म है। शॉर्ट में देखिए, जैसे O से हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड में R से हो गया रिलायबिलिटी, V से आपका हो गया वैलिडिटी, C से आपका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, U से आपका हो गया यूटिलिटी या यूजफुल, और D से हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो जैसे मैंने आपको इसके 6 वो बताए, 6 गुण बताए, उस 6 गुण को जो आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें, क्योंकि ऐसे याद नहीं रह पाता है, तो उस शॉर्ट फॉर्म में आप उसको याद कर सकते हैं ORVCUD। मतलब ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, यूटिलिटी और उसके बाद डिफरेंशिएशन। तो ये 6 के गुण से इससे आपको एग्जाम में 3-4 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और ये जो पूरा चैप्टर है, ये आपको पूरा चैप्टर 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन कोई भी टीचिंग का एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा, चाहे वो सीट हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, रीट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको पूरे चैप्टर से ओवरऑल आपको 8 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जिसका मैंने आज एक छोटा सा पार्ट आपको करवाया, मूल्यांकन के गुण, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है, क्यों किया जाता है, उसमें क्या क्या डिफरेंशिएशंस है। तो ये चीज आज हमने किया। ये मेरा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से कीजिएगा। सिर्फ इसी 6 पॉइंट से आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये इसको हल्के में मत लीजिए, इसको अच्छे से कीजिए। ये आपके सारे टीचिंग एग्जाम में यूजफुल है। तो आज का मेरा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मेरे चैनल पे जो नए नए आए हैं वो उसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज आपको पसंद आ रही है और जो चीज आपको कुछ कमी लग रही है या फिर जो चीज आपको कुछ पूछना हो कि ये चीज कैसे होगा, तो उसके बारे में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके पर वीडियो जरूर बना के आपको दूंगी। तो मेरा आज का ये विषय यहीं खत्म होता है। जाने से पहले मैं आपको बोलूंगी, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।